हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को देखे थे। अभी हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आगे डिस्कस करने से पहले वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी को देख लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप अगर मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हो और नहीं भी जाना चाहते हो तो हमें अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में वाइटल साइंस तो हमें पता होना ही चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने लिखा है यहाँ पे वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ बॉडी मस्ट बेसिक फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बॉडी टेम्परेचर देखेंगे। तो पता होना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे शरीर का जो तापमान है वो तापमान एवरेज मतलब कंट्रोल में रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए, और नियंत्रित रहता भी है। बट टेम्परेचर क्या है ना कि टेम्परेचर बॉडी का अगर हम बात करें, ये तीन तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तीन अलग अलग जगह से। ओरल बात करें तो कभी आपको अगर फीवर आया हो तो आप देखे होंगे कि थर्मोमीटर से आपके ओरल टेम्परेचर को मेंशन किया जाता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है ना कि ओरल, अगर ओरल लिया जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका नॉर्मल होना चाहिए, ओरल मतलब माउथ का। एक्सिलरी टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक्सिलरी टेम्परेचर हो जाएगा 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग 97.6 फ़ारेनहाइट। तो अप्रॉक्स वही है, 98 ही लगभग है। एक्सिलरी का मतलब होता है आर्म टेम्परेचर। एंड रेक्टल या टैम्पेनिक टेम्परेचर जो होता है, रेक्टल मतलब रेक्टम का टेम्परेचर लिया जाता है, या फिर टैम्पेनिक ईयर का टेम्परेचर लिया जाता है। जो छोटे बेबी होते हैं उनका टेम्परेचर रेक्टम का, या फिर तो वो कितना होना चाहिए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए आर्म टेम्परेचर कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरल। तो ओरल टेम्परेचर जो मतलब इंटरनल बॉडी का अंदर में अगर आप जाइएगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है पेरिफेरल टेम्परेचर से या एक्सटर्नल टेम्परेचर से। तो ये एक्सिलरी क्या है, एक्सटर्नल टेम्परेचर है। हम आर्म का टेम्परेचर देख रहे हैं, और ओरल क्या है, इनसाइड हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट हार्ट रेट है। मतलब हमारे शरीर में क्या है ना कि ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड में प्रेशर होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रवाह होते रहता है। तो हार्ट क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे हम सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल बोले तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है, क्योंकि वो मस्कुलर ऑर्गन है, तो आर्टरी में ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है। और फिर वो डायस्टोल होता है, मतलब रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, फैल जाता है, तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। तो जब ब्लड का प्रेशर कमेगा, कब कमेगा, जब वो रिलैक्स स्टेट में जाएगा। और जैसे ही वो सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि ये जो कार्डिक साइकिल का जो इंटरवल होता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिलैक्स होगा और वापस से फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा, वापस से रिलैक्स किया और फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर से जब प्रेशर बढ़ता है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको फील होगा कुछ मूवमेंट, इसको हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। तो ये जो पल्स रेट आपका दिख रहा है, ये क्या है कि हार्ट जो जब फील हो रहा है, आपको फील होता है और फिर बंद हो जाता है, फिर फील होता है फिर बंद हो जाता है। जब फील हो रहा है तो समझिए उस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल हो रहा है उस समय। और जब वापस से वो फील, आपको मूवमेंट नहीं पता चलता है, भले बहुत कम क्षण के लिए पता नहीं चलता है, वापस से आ जाता है, तो मतलब वो रिलैक्स हो गया और पुनः कॉन्ट्रैक्ट किया, पुनः सिस्टोल हुआ, इस वजह से आपको पुनः फील हुआ। तो ये जो पल्स रेट होता है, ये 60 टू 100 बीट पर मिनट, मतलब एक मिनट में 50 टू 100 बार ये होना चाहिए। अप्रॉक्स अगर बात करें तो 72, नॉर्मल 72 अगर हो रहा है तो ठीक है। इससे थोड़ा इधर उधर है तो, अगर 100 प्लस में जा रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिक्कत है बॉडी में। ये संकेत कर रहा है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसीलिए तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसका बहुत ज्यादा महत्व है ना। जब भी आपको फीवर आता है तो आपके डॉक्टर साहब आपका कभी चेक किए होंगे, या नॉर्मल कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर चेक किए होंगे कि आपका पल्स क्या है। तो वो नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी चेक करने का मतलब है कि वो आपका पल्स रेट देख रहे होते हैं। तो आप भी आगे से, आज के बाद से पल्स रेट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा ये दो फिंगर आपको टच करना है और फील करना है, एक मिनट में काउंट करना है कि कितना बार मूवमेंट हो रहा है। ज्यादा जोर से मत दबाइएगा, फील नहीं होगा, फिर वो दब जाएगा ना आर्टरी। रिस्पायरेशन रेट की बात करें, 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, मतलब एक मिनट में 12 से 20 टाइम्स आपको ब्रीथ करना होता है। तो ये नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है। एवरेज की बात करें तो 16 टाइम्स। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। तो
पारी की मदद से मापते हैं। तो 120 क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया आपके आर्टरीज में ब्लड का प्रवाह बढ़ा, कितना बढ़ा 120, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने से ऐसा हुआ, सिकुड़ने से ऐसा हुआ। तो जब वो वापस से रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड का प्रेशर आर्टरी में घट जाएगा। तो घट के कितना हो जाएगा 80 mmHg। इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा क्या बताते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में बताते हैं। तो सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg, मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और डायस्टोलिक बीपी आपका 80 mmHg जब आपका हार्ट क्या हो रहा होता है, डायस्टोल रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। SpO2 की बात करें, सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, कोविड टाइम से ये बहुत फेमस हो गया कि SpO2 क्या है। बहुत सारे लोग ऑक्सीमीटर परचेज करके मेंशन करते रहते थे कि हमारे पेरिफेरल ऑक्सीजन, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कहीं घट तो नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड में क्या होता था, ऑक्सीजन लेवल घट जाता था, फिर अगर सही समय पे उसको एडमिट नहीं किया गया, हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो डेथ हो जाता था। तो पेरिफेरल ऑक्सीजन मतलब हमारे शरीर में जो फैला हुआ ऑक्सीजन है वो कितना होना चाहिए, 95 to 100 होना चाहिए। तो क्या बोलते थे, 95 पे डिक्रीज हो रहा है, 95 हो रहा है, तो जैसे ही अगर 98 है तो बहुत अच्छा, 99 है तो और बेटर है, 100 है तो वही सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर 95 पे डिक्रीज हो रहा है तो दिक्कत है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, मतलब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन में घुला हुआ ऑक्सीजन। ब्लड वॉल्यूम की बात करें, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, तो ब्लड 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, अप्रॉक्स एवरेज 5 to 6 लीटर। अब किसी में 5.5 होगा, 5.6 होगा तो अलग बात है। नॉर्मल ब्लड शुगर, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नॉर्मल ब्लड शुगर हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। तो फास्टिंग हमने लिखा है, फास्टिंग का मतलब होता है कि जब आप भूखे होते हैं, खाना नहीं खाए होते हैं, उस समय आपके ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, 70 to 100 mg/dl। mg/dl का मतलब माइक्रोग्राम डेसीलीटर, ठीक है। आफ्टर मील, जिसे आप पीपी बोलते हो, इसी को बोलते हैं ना, देखना आपको शुगर पेशेंट जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मेरा फास्टिंग इतना है, पीपी इतना है। पीपी का मतलब, या शुगर पेशेंट अगर आपके घर में या जान पहचान में होगे तो वो पहले सुबह सुबह भूखे पेट चेकअप कराते हैं, इसके बाद खाना खाने के बाद फिर चेकअप कराते हैं। तो खाना खाने के बाद वाले को क्या बोलते हैं, आफ्टर मील मतलब पीपी। तो ये कितना होना चाहिए, 70 to 140, मतलब अगर 100 प्लस जा रहा है आपका फास्टिंग, 120 आ रहा है, 140 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये आपको दर्शा रहा है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर आफ्टर मील में पीपी का रिपोर्ट अगर 190 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो मतलब क्या है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। और अगर इसके बीच में आ रहा है तो आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर 100 तक आ रहा है फास्टिंग और आफ्टर पीपी आ रहा है 140, तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो मेल में हीमोग्लोबिन जो है 14 to 18 mg/dl होता है, जबकि फीमेल में 12 to 16 mg/dl होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन की हमेशा कमी होती है, इसलिए सरकार द्वारा बच्चियों को आयरन की गोली स्कूल में दिया जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट है, ये आयरन से बना हुआ लाल वर्णक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इसलिए आयरन का गोली खाने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन का ये याद रखना है। अब देखिए नीचे हम लिखे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक, नहीं हम ऊपर लिख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिखे हैं। अभी आप सुने होंगे बहुत ज्यादा कि लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कम उम्र में हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो जैसे अभी आपने जाना ना कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा होगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा, कम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब ये हर एक चीज बैलेंस में रहना चाहिए, ना इससे कम होना है, ना डिक्रीज होना है, और ना ही इंक्रीज होना है, ये ध्यान रखना है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में क्या ना, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आपका 200 mg/dl, ठीक है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बोले तो मतलब लिपिड, आपके ब्लड में लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से कम होना चाहिए। अगर 200 है तो बॉर्डर लाइन पे है, 200 से ऊपर जा रहा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और यही आपके आर्टरी में ब्लॉकेज करेगा। उसी तरह से होता है ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, लेस देन 150 mg/dl। आपके शरीर में
ट्राइग्लिसराइड जो है 150 mg पर डेयर होना चाहिए। अगर 150, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि 150 ही होना चाहिए, 150 बॉर्डर लाइन है, मैक्सिमम ये होना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए। तो 150 से जैसे ही आपका बढ़ा हुआ रिपोर्ट में आया तो आपको क्या बोलेंगे डॉक्टर कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, मतलब आपको ऑयल कम लेना है, ऑयली फैटी फूड कम लेना है, क्योंकि आपके ब्लड में पहले से ही लिपिड की मात्रा, वसा की मात्रा बढ़ गई है, और वो वसा क्या होगा, आपके आर्टरी में ब्लॉकेज करेगा। मतलब ये जब रक्त के साथ फ्लो होता है आपके ब्लड में, तो ये ब्लड वेसल्स के वॉल में इस तरह से, आर्टरी में, ये आर्टरी है, नमी है, आर्टरी के वॉल में इस तरह से चिपकने लगता है, और ये चिपकने के बाद क्या कर देता है, यही ब्लॉकेज बनाता है, और फिर ये किसको उत्पन्न करता है, हार्ट डिजीज को, हार्ट डिजीज को उत्पन्न करता है, हृदय रोग को उत्पन्न करता है। और हृदय रोग में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ ना, तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन वॉल्यूम घट गया, रास्ता सांकरा हो गया, संकीर्ण हो गया, तो ब्लड का सप्लाई आगे के अंगों में, आगे के भाग में कम होगा, और वॉल्यूम को घटाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, सॉरी वॉल्यूम को घटा रहे हैं ना, यहाँ पे घट रहा है, वॉल्यूम को घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो उन्हें हो जाएगा हाइपरटेंशन, कि उनका बीपी बढ़ा आता है। फिर अगर ये ब्लॉकेज हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स में है, तो फिर हार्ट में क्या होगा, हार्ट में दर्द होगा, पेन होगा, तो इस तरह का बहुत सारा रोग उत्पन्न होने लगेगा हृदय संबंधी। तो ये आज का टॉपिक था, वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों को कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में।